हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग का अगला टॉपिक लुईस बिंदु संरचना को पढ़ेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारे केमिकल बॉन्डिंग के जितने वीडियो हैं उसको हमारे चैनल विद्यादान साइंस पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुईस बिंदु संरचना। लुईस बिंदु संरचना क्या है? तो लुईस बिंदु संरचना द्वारा हम किसी भी आयन का स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो लुईस बिंदु संरचना द्वारा हम किसी भी आयन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे हम आयन लेते हैं कार्बोनेट आयन CO3 पर डबल माइनस, CO3 पर डबल माइनस, CO3 का डबल माइनस का हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, 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 यहाँ दो निगेटिव चार्ज है और इस तरह इसका स्ट्रक्चर होगा। तो क्यों कार्बन को ही सेंटर में रखा गया, क्यों ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो यही सब हम सीखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। जैसे SO4 पर डबल माइनस, तो इसका स्ट्रक्चर बनाए यदि तो सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, दो निगेटिव चार्ज है किसी दो ऑक्सीजन पर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह SO4 डबल माइनस का ये स्ट्रक्चर है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर द्वारा हम किसी भी आयन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? यह किसी भी आयन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के जो रूल हैं, जो कुछ नियम हैं, जो इम्पोर्टेंट है, आपको बताएंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे हम क्वेश्चन कराएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे। तो आइए उन रूल को हम सीखते हैं जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो बनाने में ये काम होगा। जैसे यहाँ निगेटिव चार्ज, सेंटर में क्यों ऑक्सीजन है, यहाँ कॉर्नर एटम ऑक्सीजन है और सेंट्रल एटम सल्फर है, तो क्यों है और क्यों निगेटिव चार्ज है। तो इस तरह हम बहुत कुछ जो भी रूल हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है और उसके रूल। तो लुईस बिंदु संरचना क्या है? लुईस बिंदु संरचना द्वारा हम किसी भी आयन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ CO3 और SO4 लिया था। और अगला पॉइंट, किसी भी स्ट्रक्चर, जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएं केवल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। ध्यान दें, यहाँ जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएं, चाहे वो सेंट्रल एटम हो या फिर कॉर्नर एटम हो, सबके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही दर्शाते हैं। तीसरा पॉइंट, लुईस बिंदु संरचना अष्टक के नियम का पालन करता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, यानी सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। चौथा पॉइंट, ऑक्टेट रूल अष्टक के नियम को तोड़ सकते हैं। ऑक्टेट रूल को तोड़ा जा सकता है केवल किसके लिए? सेंट्रल एटम के लिए। जो सेंट्रल एटम है उसके लिए हम ऑक्टेट रूल तोड़ सकते हैं, यानी ऑक्टेट सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन या उससे अधिक हो सकते हैं। तो जो सेंट्रल एटम है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन या उससे अधिक हो सकते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं होने चाहिए। अगला पॉइंट, कॉर्नर एटम के अष्टक ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, बट हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट होते हैं, क्योंकि दो बॉन्ड हाइड्रोजन के डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं हाइड्रोजन के डुप्लेट। तो ये कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रूल है। क्या रूल है? जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं केवल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं और लुईस बिंदु संरचना अष्टक के नियम का पालन करता है।
और अष्टक के नियम को तोड़ सकते हैं केवल सेंट्रल एटम के लिए, और सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन या उससे अधिक होंगे, कम नहीं होंगे। और कॉर्नर एटम के अष्टक कंप्लीट होते हैं। तो आइए अब हम स्ट्रक्चर बनाने सीखते हैं, लुईस बिंदु संरचना। जैसे हमें CO3 डबल माइनस का स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको एक रूल और पता होना चाहिए। क्या है वो? रूल ऑफ सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को चुनने का नियम। तो एक रूल है, क्या है वो? रूल ऑफ सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का चुनाव। सेंट्रल एटम का चुनाव। तो सेंट्रल एटम का चुनाव, तो सेंट्रल एटम कैसे चुनेंगे? तो जो लिस्ट नंबर में हो, जो लिस्ट नंबर में हो। तो यहाँ लिस्ट कौन है? कार्बन है। या जिसकी EN वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, तो इससे भी कंपेयर करें तो कार्बन की कम है। या जो साइज में बड़ा हो, या साइज में बड़ा हो, तो यहाँ कार्बन साइज में बड़ा है। हम जानते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है, तो कार्बन यहाँ पहले होगा ऑक्सीजन से। और या जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो, तो यहाँ नहीं। तो ये 3 रूल आप फॉलो कर सकते हैं। एक और भी रूल है, या तो एटॉमिक नंबर हाई हो। तो ये रूल ऑफ सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम के हैं। और एक नोट करके लिख लें, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं? हाइड्रोजन और फ्लोरीन। आपको अधिकांश मिलेंगे सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, ये सब अधिकांश मिलेंगे सेंट्रल में। और जो सेंट्रल एटम है अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी को दर्शाता है। तो चलिए अब बनाते हैं CO3 डबल माइनस। और एक और रूल, यदि आयन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो हमेशा हमेशा सेंट्रल एटम पर होगा। सेंट्रल एटम पर होगा। और यदि आयन पर नेगेटिव चार्ज हो तो हमेशा कॉर्नर एटम पर होगा। कॉर्नर एटम पर होगा। तो ये कुछ अलग से रूल हमने बताएं, इसको आप नोट कर लेंगे। क्या है रूल? सेंट्रल एटम का चुनाव, जो लिस्ट नंबर में हो, जिसकी EN वैल्यू कम हो या साइज में बड़ा हो। नोट, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते हैं। और यदि आयन पर पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा सेंट्रल एटम पर होगा, और यदि आयन पर नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा कॉर्नर एटम पे होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कैसे स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। जैसे हमें बनाना है CO3 पर डबल माइनस का, तो सबसे पहले रूल ऑफ सेंट्रल एटम का चुनाव। तो यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम में होगा क्योंकि लिस्ट नंबर में है, EN वैल्यू भी कम है। और यहाँ 3 ऑक्सीजन है। तो इस तरह हम दर्शाते हैं। और हम जानते हैं कि सबका अष्टक पूर्ण होगा। तो और ये भी हम पढ़ें कि यदि नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा कॉर्नर एटम है। तो ये सेंटर एटम है, तो बाकी सब क्या है? कॉर्नर एटम। 2 नेगेटिव चार्ज है तो हमने ऑक्सीजन पे लगा दिया। और हम जानते हैं कि कार्बन के बाहरी कक्षा में
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 होगा, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बॉन्ड को बनाते हैं। तो इस तरह CO3 डबल माइनस का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ देखते हैं इसका अष्टकपूर्ण है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना होगा, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितने इलेक्ट्रॉन हुए 8। तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। बट हम जानते हैं कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ होगा और इसका एक जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन पे, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इस तरह इस कॉर्नर ऑक्सीजन का भी अष्टक कंप्लीट, और तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और इसका देखते हैं 4 और 4 8 तो सेंट्रल एटम का भी अष्टक कंप्लीट है, कॉर्नर एटम का भी कंप्लीट है, और इसका भी देखेंगे तो 6 इधर और 2 इधर 8, 6 इधर 2 2 4 2 6 और 2 8, और इसका भी 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका 2 2 4 2 6 और यहाँ 2 है 2 8। तो सबका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। यदि इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन इस तरह स्ट्रक्चर होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं H2SO4। H2SO4 इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, जो लिस्ट नंबर में हो। तो हमने यहाँ सल्फर लिया, सल्फर, और 4 ऑक्सीजन लगे हैं, 4 ऑक्सीजन को लगाया। 2 कितने हैं, 2 क्या हैं, हाइड्रोजन है। तो यहाँ 2 हमने हाइड्रोजन को लगाया। अब ऑक्सीजन कितने बांड बनाते हैं, 2 बांड, 1 2 3 4 5 6 2 बांड बनाते हैं। बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इससे ले लेगा और एक हाइड्रोजन से ले लेगा। इस वाले कॉर्नर जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। एक इधर से लिया और एक इधर से लिया, और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इसमें भी एक सल्फर से लेगा और एक हाइड्रोजन से लेगा। तो इस तरह ये वाले कॉर्नर एटम जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। और यहाँ ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, एक 2 सल्फर से लेगा, और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ दर्शाते हैं, और 2 सल्फर से लिया। ये भी कॉर्नर एटम ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इस वाले भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। कैसे, 2 2 4 2 6, और इसे शेयर किया है, यहाँ साझा किया है। तो ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ भी, यहाँ भी। अब हम जानते हैं कि जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ इसने, हम जानते हैं कि सल्फर के जो बाहरी कक्षा हैं 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और सबसे साझा किया है। तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन साझा किया है। तो इसका 8 से ज़्यादा
इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम जानते हैं कि अष्टक का नियम को पालन करता है और 8 से अधिक भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस तरह SO4 का H2SO4 का स्ट्रक्चर होगा। अब हम जो अगला एग्जाम्पल लिए हैं HCN। HCN का स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो यहाँ सेंट्रल एटम में कौन होगा? कार्बन होगा। तो यहाँ कार्बन, बगल में नाइट्रोजन और इस साइड हाइड्रोजन। तो कार्बन बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ और 3 हमने यहाँ बनाया, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे 7 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम देखते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, कार्बन का 6 इधर 2 इधर ऑक्टेट कंप्लीट है, और नाइट्रोजन का 2 इधर 6 इधर ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस तरह HCN का स्ट्रक्चर होगा। अब हम अगला एग्जाम्पल लें HCl। तो यहाँ हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन और यहाँ है क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। एक यहाँ दर्शाते हैं और 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है और 7 और 1 8 क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इस तरह आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं NO3 पर 1-। तो यहाँ क्या है? सेंटर में नाइट्रोजन, कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन और एक निगेटिव चार्ज किसी एक। हम जानते हैं कि यदि आयन पर निगेटिव चार्ज है तो हमेशा कॉर्नर एटम पे होगा, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम पे होगा। तो यहाँ निगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 और 5। और यहाँ ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह ये बॉन्ड बना सकता है। और यहाँ ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि 1 नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हम जानते हैं यहाँ नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जब इसका स्ट्रक्चर आप दर्शाएंगे, क्योंकि लुईस कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानकारी नहीं देता है। तो यहाँ नाइट्रोजन होगा और यहाँ ऑक्सीजन होगा और यहाँ ऑक्सीजन होगा, और ये वाला जो लोन पेयर है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दर्शाते हैं। तो इस तरह लुईस स्ट्रक्चर होगा और इसका बंधन सूत्र जिसको बोलते हैं ये वाला होगा जो हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दर्शाया है लोन पेयर को। तो इस तरह स्ट्रक्चर होगा कुछ। ये लुईस बिंदु संरचना है और ये इसका बंधन सूत्र जिसको बोलते हैं वो है। तो इस तरह हमने आज लुईस बिंदु संरचना को पढ़ा, और अब आगे बहुत सारे संरचनाएं घिस सकते हैं, जैसे H2SO4 का हमने बताया, H2SO3, HNO3, H2CO3, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, चाहे तो आप खींच सकते हैं। तो इस तरह हमने आज लुईस बिंदु संरचना को किया। आप जरूर इन दोनों का जरूर देख लेंगे,
H3PO3 और H3PO4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या नाम है? H3PO3 आर्थोफास्फोरस एसिड। H3PO4 का क्या नाम है? आर्थोफास्फोरिक एसिड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ H3PO4 का ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ जो हाइड्रोजन है डायरेक्ट फास्फोरस से लगा हुआ होता है और यहाँ कोई भी हाइड्रोजन फास्फोरस से नहीं लगा होता है। तो यही H3PO3 और H3PO4 के स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। आप बना सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट और यहाँ फास्फोरस भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम है तो रख सकता है। और यहाँ देखेंगे तो अंतर यही है कि जो फास्फोरस से केवल ऑक्सीजन लगे होते हैं, हाइड्रोजन नहीं लगे होते हैं H3PO4 में। तो इस तरह हमने आज लुईस डॉट स्ट्रक्चर को कवर किया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।